एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 1.3 जो है हमारे पास में वीडियो है। एक्चुअली में ये 4.3 है, फोर्थ यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट का थर्ड वीडियो हमारे पास में है। टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी देखा था। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होती है। उसी प्रकार जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट एनर्जी ड्यू टू द शेप, साइज एंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक जो तीर है वो हमारे पास में जब तक कि उसको हम लोग धनुष के अंदर स्ट्रेच नहीं करते हैं, उस तीर के पास में कोई एनर्जी नहीं होती है। लेकिन जैसे हम उस तीर को धनुष के अंदर खींचते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, और उस एनर्जी के कारण जो है वो तीर जो है आगे की डायरेक्शन में मूव करता है। दूसरा, हमारे पास में एक टैंक है वाटर का, जो कि छत पे रखा हुआ है। हम लोग ये देखते हैं कि जो वाटर टैंक है उसके अंदर से जब हम लोग वाटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं तो वो वाटर जो है समथिंग वर्क डन कर सकता है। और वर्क डन जो है वो तभी होगा जब हमारे पास में एनर्जी अवेलेबल होगी। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक और एग्जांपल समझिए। जैसे कि हमारे पास में एक बाइक है और उसको हम लोग चलाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि बाइक को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एनर्जी हम लोगों को उस बाइक के अंदर जो ऑयल डला हुआ है दैट इज कॉल्ड पेट्रोल, तो उस पेट्रोल के अंदर जो है एक एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इन ए ब्रीफ व्यू हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी शेप, साइज या लोकेशंस या उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से जो उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, काम करने की ताकत। ओके, सो लेट अस कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ था। इस ऑब्जेक्ट को हमने एच नाम की हाइट से उठाया, तो हमने कुछ वर्क डन किया, क्योंकि जब हम लोग एच नाम की हाइट से उठाएंगे तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, सेकेंड थिंग, अब ये ऑब्जेक्ट जो है एच नाम की हाइट के ऊपर है, तो इस ऑब्जेक्ट के पास में एक मास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैविंग ए मास एच नाम की इसके पास एक हाइट है। यदि ये ऑब्जेक्ट, यदि यहाँ से मैं फ्री फॉल करता हूँ तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्सेलेरेशन की वजह से एक्सेलेरेशंस करेगा ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से। फिर से, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, एच नाम की हाइट के ऊपर है, और यदि ये फ्री फॉल होता है यहाँ से, तो ड्यू टू द रीजन्स ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, इट विल स्टार्ट टू एक्सेलरेटेड। तो हम लोग ये कह सकते हैं जैसे ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर टकराएगा, दिस ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस सम वर्क डन। ठीक है, ओके। तो यदि ये इस सरफेस के ऊपर टकराएगा, कोई वर्क डन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के पास में कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से उसने वर्क डन किया। ओके, जैसे कि वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, तो आंसर वो एनर्जी उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी, एक स्टोर्ड एनर्जी होगी। दैट इज हम लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ये इस ज़मीन के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे वर्क डन होगा, और वो वर्क डन इसके पास स्टोर्ड एनर्जी के कारण होगा। तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी होगी, वो किसके बराबर होगी? मास, ग्रेविटी और एच हाइट। देखो, यहाँ से एक चीज़ हमें कुछ समझ में आती है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मास जी और एच के। मतलब कि मान लीजिए ये जो 5 kg जिसका मास है, इसकी जगह मैं 10 kg कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो होने वाला वर्क डन है सरफेस के ऊपर, उस वो वर्क डन ज़्यादा होगा। उसी प्रकार जैसे जैसे वेट बढ़ाता जाऊँगा तो होने वाला वर्क डन की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द वर्क डन। ओके, सेकंड थिंग, जितनी हमारे पास में हाइट बढ़ती जाएगी, तो हाइट बढ़ने के साथ में इसकी एनर्जी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, और उतने वर्क डन होने की पॉसिबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स इफ लेट मी इंक्रीज द मोर हाइट, देन वर्क डन परफॉर्म बाय द वेट विल बी हाई। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द mgh। सो यूनिट की हम लोग बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट एसआई सिस्टम में जूल हो जाएगी, सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास में अर्ग है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं,
तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है mgh होता है। तो m एज इट इज़ g यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलेरेशन का lt माइनस का 2, और हाइट जो है वो एक मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, तो h का हो जाएगा l, तो ml2 t माइनस का 2। एक चीज़ याद रखना बच्चों, जितनी भी हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं सबके डायमेंशन फॉर्मूले सेम आएंगे, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी विल बी सेम। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के कारण अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उस फील्ड के अंदर यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। सो लेट मी से दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर द इनिशियल पोजिशंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वॉज दिस वन। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने कुछ फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शंस में, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग h नाम की हाइट के ऊपर लेके गए। तो बच्चों यहाँ पे जो लगने वाला जो फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है h नाम की हाइट के ऊपर गया और वहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रोक दिया। तो यहाँ पे जो लगने वाला जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शंस में, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट क्या रह सकता है, एक जगह पे कांस्टेंट खड़ा हो रह सकता है। फिर से हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इसके यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए एच नाम की हाइट के ऊपर, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स लगाया, और अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चाहता है, और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जाना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रहा है ना ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर लगने वाला जो फोर्स है और नीचे वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो लगने वाला फोर्स है, दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इसी सिचुएशंस में रह जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं, पहले जो फोर्स हम लोगों ने लगाया है उसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन आ जाएगा एफ कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शंस में, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो भी अपवर्ड डायरेक्शंस में है, तो इसलिए थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी 0 डिग्री। कोस 0 जो होता है वो 1 होता है, इसलिए W इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में FH। एस जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाइट के केस में हुआ है, इसलिए आ जाएगा FH। ओके, फोर्स जो होता है बच्चों वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे G कहलाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा mgh। तो mgh आया, दैट मीन्स यदि एक ऑब्जेक्ट इस पोजिशन पे है तो उसके पास में एक एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास में पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पीछे हम लोगों ने देखा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है mgh। तो यदि ऑब्जेक्ट इस पोजिशन पे है तो उस ऑब्जेक्ट के पास में एक एनर्जी है, और दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ ये हम लोगों ने बात की हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है उसकी वजह से। तो बच्चों हमारी जो हाइट है वो अपवर्ड डायरेक्शंस में है, मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शंस में हुआ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शंस में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, अपोजिट, मतलब थीटा की वैल्यू जो हमारे पास में आ जाएगी 180 डिग्री, और कोस 180 होता है माइनस का 1, तो W इक्वल टू आ जाएगा FGH। F यहाँ पे जो फोर्स है वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, इसलिए FG लिख दिया, इनटू में H जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का mgh, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग U से भी लिखते हैं, इसलिए UG इक्वल टू आ जाएगा माइनस का mgh। मतलब कि ये चीज़ ये बता रही है कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट सिचुएटेड है, यहाँ पे रुका हुआ है, तो जितना फोर्स हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शंस में लगाया है उतना ही फोर्स हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगाया, लेकिन दोनों के दोनों फोर्सेस के द्वारा जो लगाई गई एनर्जी है, यानी कि
ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाले एनर्जी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला एनर्जी दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट सिचुएशंस में है। लेकिन दोनों एनर्जी कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में। ओके, तो दिस, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, ये जिसकी इनिशियल जो सिचुएशंस है हमारे पास में, लेट मी से दैट इनिशियल सिचुएशन जो है स्प्रिंग की वो हमारे पास में कुछ ऐसी है। ये इस स्प्रिंग के साथ हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बांधा हुआ जिसका मास m है। अभी तक इस स्प्रिंग ने किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू x, उसकी वैल्यू हम लोगों ने 0 मान ली। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करता हूँ। तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फिर से, जब हमारे पास में यहाँ पे फोर्स था, यहाँ से हम लोगों ने स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू किया था, तो जो फोर्स की वैल्यू थी यहाँ पे मान लीजिए वो थी 1 न्यूटन। जब स्प्रिंग को हम लोगों ने थोड़ा सा और कंप्रेस किया तो फोर्स की वैल्यू हो गई 2 न्यूटन, और कंप्रेस किया 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, इस तरीके से। तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो भी चेंज होता जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए वो हमारे पास में वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। और वेरिएबल फोर्स का फंडा हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं अब तक कि जितनी भी चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास में, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी किया है कि जो भी हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को आप इतना स्मॉल पार्ट्स में कर दीजिए कि वहाँ पे जो होने वाला चेंज है वो हम लोगों को कांस्टेंट दिखे, तो कांस्टेंट दिखे। ओके, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। मतलब कि बच्चों यहाँ से आप जितना फोर्स लगाओगे स्प्रिंग के अंदर होने वाला ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। यदि फोर्स की वैल्यू कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, यदि फोर्स की वैल्यू बढ़ जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, F इज इक्वल टू kx, और k यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो हमारे पास में वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं जैसे जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो मतलब यहाँ पे फोर्स जो है कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स को काउंट करने का तरीका ये है कि जितना भी हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग स्मॉल पार्ट्स में तोड़ लें। तो लेट अस कंसीडर स्मॉल पार्ट्स। हम लोगों ने माना dx1, dx2, dx3, dx4, dx5, dx6, dx7, dx8, dx9, dx10, इस तरीके से बहुत सारे dx हम लोग बना लेंगे। और वो dx इतने स्मॉल होंगे कि उनके अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, और जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऑलमोस्ट ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो लेट मी एज्यूमिंग दैट द स्प्रिंग जो है वो फर्दर dx से कंप्रेस होती है जिसकी वजह से स्मॉल वर्क डन हुआ। तो dw इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में एफ डी एक्स, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल वर्क डन। फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से जानते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दिया kx और dx। ओके, यदि ये स्मॉल dx जो है एक dx के लिए बना है, उसी प्रकार से हम लोग dx1, dx2, dx3, dx4, dx5 इस तरीके से बहुत सारे dx होंगे। तो हम लोगों को तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना ना, जैसे इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए dx1 बना, इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए dx2, इतने से के लिए dx3, इतने से के लिए dx4, इतने से के लिए dx5, और हम लोग तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी dx होंगे उन सब dx को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यदि सबके सब dx को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें करना पड़ेगा dw दैट इज इक्वल स्मॉल वर्क डन को हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। हम लोग समझ चुके हैं बच्चों, इंटीग्रेशन जब करते हैं जो हमारे बहुत सारे dx को ऐड करना होता है, बहुत सारी स्मॉल क्वांटिटीज़ को ऐड करना होता है। तो dw इज इक्वल टू आ जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन करना हमको किसका, kx और dx का, क्योंकि dw क्या था हमारे पास स्मॉल फोर्स और स्मॉल वर्क डन, और स्मॉल फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने ऐसे पुट करी है। तो ये क्या आ जाएगा, kx dx। लिमिट हम लोग 0 to x इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि जब 0 था मतलब किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, और जब x है तो हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो
तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट वो 0 एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज x. सो लिमिट इज पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था हमारे पास में वो था x⁴n dx. आप लोगों को याद है, मुझे पता है. तो यहाँ से हो जाएगा x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1. ये हम लोग जानते हैं. तो जब हम लोग यहाँ से x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2, क्योंकि x की पावर 1 है तो 1+1 मतलब n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1. ये हो जाएगा x²/2. लिमिट पुट करने का तरीका होता है बच्चा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. मतलब यदि इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगी अपर लिमिट x²/2 माइनस की लोअर लिमिट मतलब 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास में ½ kx². ओके. अब बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि ये जो वर्क डन हुआ है, ये जो वर्क डन हम लोगों ने यहाँ पे किया है स्प्रिंग के अंदर ½ kx². ओके. तो ये जो ½ kx² वर्क डन हुआ है, तो ये वर्क डन उसकी स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी के रूप में सेव हो गया. कैसे? क्योंकि जैसे हम लोग इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया है और कंप्रेस करने के बाद में जस्ट यहाँ से हम लोग फोर्स हटाएंगे, तो हम लोग ये जानते हैं कि स्प्रिंग जो है उसके पास एक एनर्जी आ गई है, जिस एनर्जी के कारण स्प्रिंग वापस से खुलेगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में आ जाएगी. फिर से हम लोगों ने फोर्स लगा के रखा है जिसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है. अब इस स्प्रिंग के कंप्रेस करने के लिए हमने स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन किया है. जैसे हम लोग यहाँ से फोर्स हटा देंगे तो इस स्प्रिंग के पास एक एनर्जी आ गई जिसकी वजह से स्प्रिंग वापस से एक्सपेंड होगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में वापस से आ जाएगी. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना वर्क डन हम लोगों ने किया है उतनी स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी आ गई. यदि हम लोग उस स्प्रिंग को और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो ये और स्पीड के साथ में खुलेगी. ठीक है. तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, दैट इज इक्वल टू ½ kx². नेक्स्ट हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे. जैसे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एनर्जी है वो हमारे पास में कंजर्व होती है. मीन्स एनर्जी को हम लोग बना नहीं सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हमेशा ऑलवेज कंजर्व रहती है. देखते हैं अगले लेक्चर में इसके बारे में.